हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे असीरिया की सभ्यता के बारे में। तो पहली चीज़ें ये देखेंगे कि असीरिया की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ। तो देखिए, इसके बारे में मेनली आपको बता दें कि आपको जब हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता बताया था तो वहाँ पे हमने बताया था कि 3 सभ्यताओं के बारे में आपको पढ़ना है। उसमें आपको एक बताए थे सुमेर की सभ्यता, दूसरा बेबीलोन की सभ्यता और तीसरी असीरिया की सभ्यता। तो इसी सभ्यता के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो पहली चीज़ें ये जानिए कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो विकास हुआ था वो दजला और फरात नदी के किनारे हुआ था। तो आप जानते हैं ये फरात नदी है और ये दूसरी दजला नदी है। तो इसी के किनारे आप देखिएगा, सबसे नीचे आप देखिएगा सुमेर की सभ्यता का विकास हुआ था। इससे ठीक ऊपर आप देखिएगा यहाँ पे बेबीलोन की सभ्यता और सबसे ऊपर में असीरिया की सभ्यता। यानी कि आपको ये ध्यान में रखना है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के सबसे उत्तरी हिस्से को हम लोग क्या बोलते थे, असीरिया की सभ्यता। यानी मेसोपोटामिया में 3 सभ्यताओं का विकास हुआ, सुमेर की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता और असीरिया की सभ्यता। उसमें सबसे उत्तरी भाग को असीरिया की सभ्यता बोला जाता था। तो ये बात ध्यान में रखनी है। और ये भी क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का ही एक अंग माना जाता है या भाग माना जाता है। अब चलिए उन चीज़ों को देखते हैं। जब आप देखिएगा कि सुमेर की सभ्यता उभरी थी सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता में, तो उसमें आप देखिएगा कुछ समय बाद सुमेर की सभ्यता का पतन होता है, फिर बेबीलोन की सभ्यता उभरती है और फिर बेबीलोन की सभ्यता का भी पतन हो जाता है। और उसके बाद आप देखिएगा असीरिया की सभ्यता का विकास होता है। उसी में आप देखिएगा बेबीलोन की सभ्यता के ही समय आप देखेंगे कि जब हम्मुराबी का शासनकाल था, जो कि हमने पहले भी बताया था कि हम्मुराबी एक प्रसिद्ध शासक था बेबीलोन का। तो उसके समय में ही आप देखिए असीरिया की सभ्यता के लोगों ने कई एक बार वहाँ पे आक्रमण किया था, असीरियन वासियों ने, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिला। चूँकि इसका रीजन था, हम्मुराबी जो है वो एक शक्तिशाली शासक था। बट उसके बाद देखिएगा जब हम्मुराबी के पतन के बाद वहाँ पे कुछ अयोग्य शासक या कमज़ोर शासक का उभरना होता है या वो शासक बनते हैं, तब उनके समय में क्या होता है ना, यही जो असीरियन वासी हैं इन्होंने लगातार आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। और इससे क्या होता है ना कि असीरिया की सभ्यता का विकास होता है और बेबीलोन की सभ्यता का पतन हो जाता है। ठीक है, चलिए अब उन चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए, बेबीलोन की सभ्यता के पतन के बाद उत्तरी मेसोपोटामिया, जो कि हमने बताया सबसे ऊपर उत्तर वाला इलाका जो है मेसोपोटामिया का, वहाँ पे असीरिया की सभ्यता का विकास हुआ था। असीरिया के जो वासी हैं यानी असीरियन लोग किस जाति के थे, तो ये आपसे सवाल जब पूछेगा तो बताइए सेमेटिक जाति के थे ये लोग। ठीक है, ये लोग सेमेटिक जाति के थे। और उसके बाद इनकी भाषा क्या थी, तो इनकी भाषा अक्कादी थी। अक्कादी इनकी भाषा थी और इनका जो है ना जाति है वो सेमेटिक था। इनके बारे में एक चीज़ बता दें आपको कि असीरियन वासी जो है ना ये लंबे कद के होते थे। वहीं आप देखिए बेबीलोन की सभ्यता जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो वहाँ बताए थे ये लोग जो है ना छोटे कद के होते थे। बेबीलोन वासी वो नाटे कद के होते थे। वहीं पे आप देखिएगा असीरियन वासी ये लंबे कद के होते थे और हुष्ट पुष्ट होते थे शरीर से। और इनका जो विकास हुआ था ना वो पर्वतीय क्षेत्र में यानी कि पहाड़ पर्वत वाले इलाकों में हुआ था। जिसका रीजन ये हुआ या इनके ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ा ना कि ये लोग बहुत ही क्रूर होते थे और ये कर्मठ थे। यानी कि कोई भी काम को सोच लेते कि हमको करना है तो उस काम को जब तक ये पूरा नहीं करते थे तब तक ये सांस भी नहीं लेते, यानी छोड़ते नहीं थे, उसको पूरा करके ही मानते थे। ठीक है, उसके बाद ये लोग क्रूर थे। उसके बाद देखिए युद्ध प्रिय, यानी इनको युद्ध बहुत प्रिय था। ये युद्ध करना ज़्यादा पसंद करते थे। आगे चीज़ों को आप समझते जाइएगा, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी तो आपको पता चलेगा क्यों ये युद्ध प्रिय थे। उन चीज़ों को भी हम बताएंगे। ठीक है, इनका मुख्य व्यवसाय जो था ना वो कृषि था। ये लोग कृषि कार्य ज़्यादा करते थे। चूँकि आपको पता है कि इसी सभ्यता के समय यानी असीरियन वासी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने लोहे का प्रयोग करना प्रारंभ किया। और लोहे का जब प्रयोग प्रारंभ हुआ ना तो इससे क्या होता है ना, खेती कार्य ज़्यादा होने लगा। खेती इसलिए होता है ना बच्चों, आज ही आप सोचिए लोहे की औजार का प्रयोग आज जो किसान लोग करते हैं तभी तो खेती कर पाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ही कृषि कार्य में लोहों का यूज होने लगा या लोहे के औजार का प्रयोग होने लगा तो खेती करना आसान हो गया। उससे पहले क्या होता था, लकड़ी के बने हल का प्रयोग होता था, लेकिन अब क्या होने लगा, लोहे के फाल का बना हल होने लगा। जिससे क्या होता था, ज़मीन ज़्यादा कुड़ाई मतलब जुताई होने लगा ज़मीन का, जिससे खेती करना आसान हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ें होती है इस काल के या इस दौर में। ठीक है, अब आ जाइए इनकी राजनीतिक स्थिति को भी हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। पहले हम लोग इस बात को जानें कि इन लोगों को असीरियन वासी या असीरिया क्यों पड़ा, इस क्षेत्र का नाम। तो इसका रीजन था, देखिए प्रारंभ में मेसोपोटामिया की सभ्यता का एक नगर था असुर। ठीक है, असुर ये जो नगर है ना, इसी नगर को बाद में असीरिया कहा जाने लगा। और यहाँ पे जो भी लोग रहने लगे ना उसको असीरियन कहा
जाने लगा, ठीक है, या असीरियावासी बोला जाने लगा। यानी कि आप देखिए भारत में रह रहे हैं तो भारतवासी हम लोग को बोलते हैं ना, तो ठीक वैसे ही असीरिया में लोग रहने लगे तो असीरियनवासी कहलाने लगे। इतनी चीज़ें तो आप समझ गए। और इन लोगों ने जो है ना, असीरिया के लोगों ने हम्मुराबी के समय से ही ये लोग जो है ना आक्रमण किया करते थे, बेबीलोन की सभ्यता पर आक्रमण कर रहे थे। लेकिन इनको सफलता तब मिला ना जब हम्मुराबी मर जाते हैं, उसके बाद उनके जो भी शासक हुए बाद के, हम्मुराबी के बाद, वो लोग कमज़ोर साबित हुए और इसी समय इनको सफलता मिली। और 1183 ईसा पूर्व के आसपास आप देखिएगा असीरियन सभ्यता का उदय हुआ, यानी कि ये अस्तित्व में आया और बेबीलोन की सभ्यता समाप्त हो गई, ठीक है। अब आ जाइए इनके पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखते हैं, यानी कि राजनीतिक इतिहास इनका क्या है उनको देखते हैं। तो देखिए असीरियन सभ्यता की राजनीतिक इतिहास को अब देखिए, तो इनके राजनीतिक इतिहास को मुख्यतः 3 वर्ग में बांटकर पढ़ेंगे। चूंकि इसको इसलिए बांटे हैं ना बच्चों, ये आसान हो जाएगा अगर 3 वर्ग में आप इसको देखेंगे। अब चलिए उन युगों को पढ़ते हैं, एक एक करके उसके शासक को पढ़ेंगे, जो मेन शासक होंगे। ऐसा नहीं है कि सबों को पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको लिखना बहुत कंसाइज फॉर्म में है, मतलब कि तरीके से लिखना है, चीज़ों को कंसाइज करके लिखना है। तो उतनी ही चीज़ों को आपको पढ़ना है जिससे कि आपका एग्जाम में सारा चीज़ लिखा जाए और उत्तर भी एक स्पष्ट हो जाए, ठीक है, और मेन शासकों को भी आप जान सके। तो अब चलिए बिना विलंब के चीज़ों को समझते हैं अगले टॉपिक को। प्रथम युग जो है, यानी कि 3 युग में हम आपको बताएं कि इसके राजनीतिक इतिहास को हम लोग बांट के पढ़ेंगे। तो प्रथम युग, जिसको प्रारंभिक युग भी बोलते हैं, तो अब इसका टाइम पीरियड देख लीजिए। तो ये टाइम पीरियड है 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व, इनका कालखंड है इस युग का। यानी प्रथम युग जो है ये 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक चला। इस युग के कई एक महत्वपूर्ण शासक हुए, जिसमें तिग्लत पिलेसर जो है ना, ये महत्वपूर्ण शासक था, तिग्लत पिलेसर, इसका नाम भी याद रखिएगा। इसने अपने समय में क्या किया, इस युग के ये शासक जो है ना, अपने राज्य की सीमा को विस्तृत किया, पहली बात। दूसरी बात, इसने अपने राज्य को सुसंगठित किया, यानी कि एक प्रशासनिक व्यवस्था दी जिसके तहत राज्य को आसानी से चलाया जा सके या ड्राइव किया जा सके। उसके बाद इसने क्या किया, कुछ क्षेत्र हैं जैसे मीडो वाला इलाका है, या एशिया माइनर के हित्तियों का जो आक्रमण, हित्ती एक जनजाति है जो कि एशिया माइनर के क्षेत्र में पाई जाती थी, इनका निरंतर आक्रमण होता था, जिससे इन्होंने अपने राज्य को बचाया और इनको पराजित भी किया, ठीक है। और मीडो जो है ना, ये भी एक जनजाति थी, ये इलाके थे, इन क्षेत्रों पर भी इसने अपनी मतलब जो है ना पकड़ बनाई। उसके बाद देखिए उसने अपनी राजधानी जो असुर नगर जो था ना, पहले देखिए असुर नगर जो है ना, ये राजधानी नहीं हुआ करता था, ये एक नगर के रूप में था, लेकिन बाद में इसी को राजधानी बना दिया किन्होंने, तो तिग्लत पिलेसर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके समय में इसका जब मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद जो भी शासक बने ना, वो लोग कमज़ोर हुए और इसी कारण देखिएगा 200 साल के अंदर ही इस साम्राज्य का पतन हो गया। यानी 13वीं से 9वीं शताब्दी तक चला इस वंश का शासनकाल। तो इसमें आप देखिएगा एक ही शासक महत्वपूर्ण था, तिग्लत पिलेसर, जो कि इसके बारे में हमने बता दिया। इसने 2 जगह को जीता था, मीडो और एशिया माइनर के हित्तियों को हराया था। उसके बाद इसने असुर नामक जगह को अपनी राजधानी बना लिया था, ठीक। उसके बाद अगले जो शासक है या युग है उसको अब देख लीजिए, दूसरा युग जिसको द्वितीय युग के नाम से भी जाना जाता है। तो इस युग में भी कुछ शासक होंगे जिनके बारे में आपको पढ़ना है। तो इस युग का जो है ना समय, वो 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इस युग का एक महत्वपूर्ण शासक था असुरन सिरपाल, ठीक है, इसका नाम याद जरूर रखिएगा। असुरन सिरपाल जो है ना, बहुत ही क्रूर शासक था। ये जहाँ भी जीतता था ना, मान लीजिए कि ये एक क्षेत्र में शासन कर रहा है और ये दूसरे क्षेत्र को जीत रहा था ना, जैसे जीतता था उस क्षेत्र को, वहाँ के लोगों को मरवा देता था, ये उसके हाथ पैर कटवा देते थे, वहाँ के जो बच्चे होते थे ना उनको जिंदा जला देता था। इसके पीछे का एक रीजन था, क्यों करता था ऐसा, तो उसको समझिए पहले। देखिए ये इस तरह का कार्य इसलिए करता था ताकि देखिए जिन क्षेत्रों पर ये जीता उस क्षेत्र के लोग इसके ऊपर फिर से अटैक नहीं करें, इसलिए वो उन लोगों को विकलांग कर देता था, यानी उनके हाथ पैर को कटवा दिया तो वो लोग तो करेंगे नहीं। फिर वहाँ के जो बच्चे होंगे वो अगर बाद में चल के वो चाहेंगे कि अपने क्षेत्र को भी मतलब विस्तृत करें और इस क्षेत्र यानी जिस क्षेत्र में ये शासन कर रहा है असुरन सिरपाल, उस क्षेत्र पर विजय प्राप्त करे, तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको जिंदा जलवा देता था। वो जिंदा रहेंगे ही नहीं, जो कि वो फिर बाद में दुविधा का कारण बनेंगे, यानी कि किसी भी तरह का संकट का कारण बनेंगे। इसलिए ये कार्य ये करवाता था और ये बहुत ही क्रूर था। क्रूर का मतलब होता है निर्दयी। निर्दयी का मतलब ये समझिए ना कि जिसको कोई दया नहीं हो, वो आपके साथ गलत ही करेगा, ऐसा व्यवहार करने वाला ये शासक था, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। असुरन
सिरपाल जो है ना विश्व का क्रूर शासक माना जाता है। वह अपने शत्रुओं के साथ काफ़ी अत्याचार करता था, यानी उनको बहुत मारता पीटता था। उसके बाद देखिए जिन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करता था उन क्षेत्रों के बच्चे को जीवित जलवा देता था, यानी कि जो हमने बताया जहाँ पे ये जीत जाता था, जिन क्षेत्रों के लोगों को हरा देता था उन क्षेत्र के लोगों को ये क्या करता था, उनके हाथ पैर कटवा देता था, वहाँ के बच्चों को जिंदा जलवा देता था। यही इसका कार्य। इन सब के अलावे एक चीज़ इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि ये जो है ना प्रमुख कला विशेषज्ञ था, यानी कला में इसको बहुत प्रेम था। यानी जैसे वास्तुकला यानी भवन निर्माण कला हो, या संगीत कला हो, या साहित्य कला हो, इन सब में इसको बहुत रुचि था। ये करवाता भी था उन चीज़ों का निर्माण, जैसे कि बहुत से बिल्डिंग का निर्माण ये करवाया था, बहुत से साहित्यकारों को भी ये प्रश्रय दिया था, तो ये सब काम ये करवाता था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी मतलब आपसे पूछेगा असीरिया की सभ्यता में सबसे क्रूर शासक कौन था, तो असुरन सिरपाल के नाम को आप टिक कर दीजिएगा, ये बहुत क्रूर था। उसके बाद इसने अपने राजधानी को भी परिवर्तित कर दिया। जैसे कि देखिए पहले राजधानी क्या था, असुर था, उसको हटा के ये कल्ख कर दिया, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिए कि इसने अपने राजधानी को असुर से हटा दिया, असुर को इसने अपनी राजधानी नहीं बनाया, ठीक। इसके बारे में इतना ही जानना है आपको। अगले जो शासक हैं उनको अब देखिए। इस वंश का एक और शासक हुआ ना सलमनेसर तृतीय, ठीक है। सलमनेसर तृतीय हुआ था जो कि एक महत्वपूर्ण शासक था, बट इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़नी नहीं है। चूँकि देखिए शासक के बारे में आप नाम को जानिए, उसके महत्वपूर्ण कार्य को जानिए, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चूँकि पॉलिटिकल हिस्ट्री आप जब पढ़िएगा ना, बहुत ज़्यादा डीप जाइएगा तो उस तरह से क्वेश्चन को आप फॉर्मेट नहीं कर पाइएगा जब एग्जाम में लिखना शुरू कीजिएगा। तो लिखना जितना है उतनी ही चीज़ों को हम दे रहे हैं ताकि आपके लिए ये बर्डन ना बन जाए, और आप भी थोड़ा मतलब आपको भी ये लगे ना कि चीज़ें उतनी ही मिली जितनी हमको लिखनी है, ठीक है। आवश्यकता अनुसार ही आपको चीज़ों को हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें इतना ही चीज़ें, बहुत चीज़ें हैं लेकिन हम उसको नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए तीसरा जो वंश है या तृतीय युग जो है उसको अब देख लेते हैं। इसी में असीरिया के इतिहास में तृतीय युग जो है ना, इसका प्रमुख शासक था तिग्लथ, ठीक है। तिग्लथ पिलेरस तृतीय, इसी के समय इस युग का प्रारंभ माना जाता है। इसके बाद कई एक शासक हुए, ऐसा नहीं है कि एक यही शासक था। इसी में आप देखिए असुरबेनीपाल, ये बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं। असुरबेनीपाल, उसने क्या किया, इसने मिस्र में हो रहे विद्रोह को दबा दिया, ठीक है। यानी मिस्र के क्षेत्र में जो भी विद्रोह हो रहा था इसके समय में ना, असुरबेनीपाल के समय, इसने उस क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर। उसके बाद देखिए फिनीसिया में कुछ विद्रोह हो रहा था, उसको दबा दिया। इसने देखिए कला के क्षेत्र में भी बहुत विकासपूर्ण कार्य कराए, उसके संस्कृति को भी प्रश्रय दिया, यानी कला संस्कृति का विकास इसके समय में भी बहुत ज़्यादा हुआ। देखिए असुरन बेनीपाल, और एक और कौन बताया जो कि क्रूर, सबसे ज़्यादा क्रूर शासक था, तो उसका नाम भी ध्यान में रखिएगा। तो उसका नाम क्या था भाई, तो उसका नाम था देखिए यहाँ पे असुरन सिरपाल, और ये असुरन बेनीपाल है। दोनों का नाम देखिए अलग अलग है, असुरन सिरपाल और असुरन बेनीपाल। तो ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। असुरन बेनीपाल जो है वो ठीक शासक है, वो खराब शासक नहीं है, वो क्रूर नहीं है। लेकिन असुरन सिरपाल जो है ना, ये बहुत क्रूर शासक है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसको याद ऐसे करिएगा ना, असुरन सिरपाल है ना, तो सिर का मतलब था माथा, तो इसके माथा में हर हमेशा गुस्सा रहता था, इसी तरह याद रखिएगा। और बेनीपाल जो है ना, उसके पास गुस्सा नहीं होता था, वो शांत स्वभाव का इंसान था। इस तरह आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री इसका हो गया। इसको हमने कंसाइज फॉर्म में ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा ना, वो इस तरह होगा, असीरिया की सभ्यता के राजनीतिक इतिहास को लिखें। यानी कि आपसे ये भी पूछ सकता है असीरिया की सभ्यता के राजनीतिक इतिहास का वर्णन करें, या असीरिया की सभ्यता के राजनीतिक इतिहास को लिखें। तो यही चीज़ें लिख दीजिएगा जितनी चीज़ें अभी हम पढ़ा दिए आपको। अब आ जाइए असीरिया की सभ्यता की सामाजिक इतिहास को समझिए। तो देखिए बेबीलोन की सभ्यता जब पढ़ा रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि देखिए बच्चों, ये 3 वर्गों में बटा हुआ था बेबीलोन की सभ्यता का जो समाज है, ठीक है। ठीक वैसे ही असीरिया की सभ्यता का भी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। कौन कौन वर्ग? उच्च वर्ग। उच्च वर्ग में कौन आएगा भाई? उच्च वर्ग के अंतर्गत जो आता था ना, पुरोहित है, प्रशासनिक अधिकारी है, सामंत वर्ग के लोग हैं, ये सब आते थे, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा कि उच्च वर्ग में वो लोग आते थे ना जो संभ्रांत परिवार के लोग होते थे, जो कि जिनका समाज में बहुत ही अच्छा स्थिति था, और ये मतलब इनको बहुत अधिकार भी मिले हुए थे समाज में, ठीक है। तो वो लोग उच्च वर्ग में आते थे। दूसरा वर्ग होता था मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग में किसान है, मजदूर है, ये लोग आते, व्यवसायी लोग आते थे, ठीक है।
और तीसरा होता था दासों का वर्ग। दास का मतलब होता है निम्न वर्ग, ठीक है। दास वो होते थे ना बच्चों, जहाँ पे ये लोग युद्ध लड़ते थे, जैसे कि असुरन सिरपाल के बारे में बताया, असुरन बेनीपाल के बारे में बताया। ये लोग जो शासक हैं इन्होंने युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ने के बाद जिन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया वहाँ के कुछ लोगों को ये बंदी बना लेते थे, और बंदी बना के अपने यहाँ ले आते थे अपने साथ अपने साम्राज्य में। और यहाँ पे अपने पास ला के ये लोग क्या करवाते थे जानते हैं, अपनी इनसे सेवा करवाते थे, यानी कि इनको अपने यहाँ कारखानों में लगा देते थे, कारखाना में ये लोग काम करते थे, या फिर बोल देते थे घर में खाना बनाओ तुम, यही सब इनसे कार्य करवाते थे। तो ये लोग जो होते थे ना, एक तरह से इनका नौकर के रूप में कार्य करते थे, और यही दास कहलाते थे। जो हारे हुए लोग होते थे उनको दास बनाकर ये लोग रखते थे, और इनकी स्थिति समाज में बहुत ही विकट थी, यानी कि खराब थी। इनको मतलब जानते हैं, ये अपने मन से कुछ भी नहीं कर पाते थे। इनको अपने मालिक, यानी जिसका कोई दास है वो अपने मालिक के हिसाब से ही करता था। मान लीजिए आपको हम उठा के ले आए अपने पास, और हम बोले हम जो बोले वही आपको करना पड़े, आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर पाए, तो आप सोचिए आपकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। ठीक वैसे ही दासों की स्थिति होती थी, जो कि इस सभ्यता में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही 3 वर्ग में समाज बटा हुआ था। 3 वर्ग को आपको ध्यान में रखना है। फिर इसमें स्त्रियों के बारे में भी बताएंगे, फिर इनका खान पान कैसा था, पहनावा ओढ़ावा कैसा था, उन चीज़ों को भी हम लोग चर्चित कर देंगे। तो सामाजिक स्थिति में इतनी ही चीज़ों को लिखना भी है आपको। तो चलिए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, उच्च वर्ग पहला वर्ग होता था समाज का। इसमें पुरोहित, प्रशासनिक अधिकारी, उसके बाद सामंत वर्ग के लोग आते थे। इन सबों का समाज में उच्च स्थान था, यानी कि इनको कई एक अधिकार प्राप्त थे समाज में, और ये लोग बड़े स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे, ठीक है। इनको राजा भी बहुत सहायता प्रदान करते थे, ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में वो लोग आते थे जैसे कृषक जो खेती करते थे, मजदूर वो लोग जो कि मजदूरी का काम करते थे। उसके बाद व्यापारी, व्यापारी क्या है, उद्योग धंधे वाला काम करते थे व्यापारी लोग, वो लोग इसमें आते थे, ठीक है, मध्यम वर्ग में। उसके बाद देखिए निम्न वर्ग में कौन आता था, तो दास वर्ग के लोग आते थे, जिसके बारे में हम पहले ही बताए कि दासों की स्थिति बहुत ही विकट थी समाज में। और उसके बाद इनका ये भी ध्यान में रखिएगा, इनका मुख्य कार्य धनी वर्ग के लोगों की सेवा करना और मालिकों के निर्देश का पालन करना, यानी कि इनके जो मालिक होते थे दासों के ना, उन्हीं के बातों को ये मानते थे और वही कार्य करते थे जो इनका मालिक बोल देता था। तो दासों की स्थिति सोचिए कितनी गंदी थी या कितना विकट था, ये बात ध्यान में रखना आपको। उसके बाद देखिए इनका खान पान क्या था, तो ये लोग देखिए खेती करते थे, बहुत ज़्यादा खेती पर ही इनका जीवन शैली निर्भर करता था। क्योंकि आपको हमने पहले ही बताया ये लोग पहाड़ी इलाकों में इनका विकास हुआ था, यानी कि इस सभ्यता का। तो ये लोग क्या करते थे, खेती कार्य ज़्यादा करते थे, और खेती कार्य करते थे तो ये लोग गेहूँ हुआ, जौ हुआ, फिर आप देखिएगा खजूर है, ये सब की खेती ज़्यादा करते थे। इनका मुख्य फसल गेहूँ, खजूर यही सब होता था। इसको ये लोग ज़्यादा खाते पीते थे, इसको पसंद भी करते थे, ठीक है। तो खेती कार्य में आपको इतना ही ध्यान में रखना है, यानी कि खान पान में। उसके बाद देखिए ये खाना पीना केवल फसल ही नहीं खाते थे, इसके अलावा मांसाहारी भी खाना पीना खाते थे, मदिरा का भी सेवन करते थे, यानी शराब का भी सेवन ये लोग करते थे, ठीक है। उन चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा कि मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के भोजन ये लोग करते थे, यानी कि शुद्ध शाकाहारी एक तरह से आप कह सकते हैं जिसमें अनाज वगैरह, और मांसाहारी में आपको पता ही है कि मीट मछली ये सब खाते थे ये लोग। उसके अलावा देखिए मदिरा का भी सेवन, मदिरा मतलब होता है क्या, तो शराब का भी सेवन ये लोग करते थे, शराब पीते वगैरह थे ये लोग, ठीक है। तो इनका खान पान में इतनी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा आप। उसके बाद आ जाइए इनकी स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, यानी महिलाओं की स्थिति इस समाज में कैसी थी। तो इसमें देखिए महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। महिलाओं की स्थिति जैसे जैसे समाज परिवर्तित होता है ना बच्चों, उसमें देखिएगा गिरावट आती जाती है, ठीक है। चाहे आप भारत के इतिहास को देखें या विश्व के इतिहास को, उसमें देखिएगा महिलाओं की स्थिति में दिन प्रतिदिन गिरावट आती जाती है, फिर देखिएगा सुधार होता है, यही चीज़ चलते रहता है। तो यही स्थिति विश्व के इतिहास में भी और असीरिया की सभ्यता में भी देखने को मिलता है कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, महिलाएं सामान्यजनक स्थिति में थी। उसके बाद एक चीज़ और याद रखिएगा, इस समय पर्दा प्रथा ज़्यादा प्रचलन में था, जिससे क्या होता था महिलाओं को घर के अंदर ही रहना पड़ता था, इनको घर से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा अनुमति नहीं दी जाती थी। पर्दा प्रथा जिस समाज में चलता है ना बच्चों, वहाँ पे महिलाओं को बहुत ही पाबंदियों के अंतर्गत रखा जाता है। तो ठीक वैसी ही स्थिति यहाँ भी थी, ठीक है। तो समाज में इतना ही लिखना है। आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा इससे रिलेटेड बोलेगा कि देखिए असीरिया की सभ्यता के
सामाजिक स्थिति का वर्णन करें। तो इतनी चीज़ें समाज से रिलेटेड जो आपको बातें बताएं ना, उसको लिख दीजिएगा। लेकिन देखिए एक चीज़ आपको हम फिर से समझा दे रहे हैं, देखिए थोड़ी सी आप होशियारी कीजिएगा, जो एग्ज़ाम में करनी है ना वो चीज़ें भी आपको समझाते चले हम। देखिए आपसे एग्ज़ाम में अगर देखिएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता में हमने 3 सभ्यता आपको पढ़ाया, सुमेर, बेबीलोन और असीरिया। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा मिस्र की सभ्यता के बारे में बताइए, तो उसको आप लिख दीजिएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कुछ भी, तो उसको एक वो बना दीजिएगा। अब आ गया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में अगर आपसे बोलेगा, सुमेर की सभ्यता के बारे में कुछ पूछ दिया, ठीक है, उसको भी आप बना दीजिएगा। असीरिया की सभ्यता में पूछा, उसको भी बना दीजिएगा। लेकिन आपको एक होशियारी करना है, कोई भी सभ्यता से सवाल पूछा जाए ना, किसी भी सभ्यता से, तो मान लीजिए कि आपसे मिस्र की सभ्यता से 2 सवाल पूछ दिया, ठीक है, एक ही सभ्यता से, तो उसमें आप क्या कीजिएगा, एक ही सवाल का उत्तर लिखिए और एक सवाल का उत्तर उसका ना लिखकर दूसरे सभ्यता वाले का लिखिएगा। यानी कि क्वेश्चन जब भी बनाइएगा उसमें हर एक पहलू को देखिएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही सभ्यता से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछा और आप भी तीनों क्वेश्चन का उत्तर वही सभ्यता से रिलेटेड लिख दिए, वो नहीं कीजिएगा। उससे क्या होता है ना, आपको एवरेज मार्क मिल जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिएगा जिस सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया, अगर मान लीजिए मेसोपोटामिया से पूछा, मिस्र से पूछा, फारस की सभ्यता से पूछा, ये सबसे पूछा, अलग अलग सभ्यता से पूछा, तो अलग अलग सभ्यता के इतिहास को लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता से 3 क्वेश्चन है ना, तो उसमें एक ही क्वेश्चन बनाइएगा, दूसरा और भी अलग अलग क्वेश्चन बना दीजिएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को नहीं बनाइएगा, समझे। तो तीनों का तीनों क्वेश्चन नहीं बना के आ जाइएगा। इससे एक दुविधा ये होगी ना, आपको नंबर नहीं मिलेगा और एवरेज जब हो जाएगा ना, तो आपको बहुत पछतावा होगा बाद में, ठीक है। तो नंबर इसीलिए बच्चों को कम आता है ना, चूंकि वो एक ही क्वेश्चन का आंसर 2-3 बार 2-3 जगह लिख दीजिएगा, तो उससे आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है बच्चों, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए अगले टॉपिक को देख लेते हैं, इसकी आर्थिक स्थिति को देखते हैं। यानी कि ये जो असीरिया की सभ्यता है उसमें आर्थिक स्थिति कैसी थी उसको देखिए। इस सभ्यता के लोगों की आर्थिक स्थिति जो है ना, कृषि पर निर्भर थी। ये लोग कृषि कार्य करना ज़्यादा पसंद करते थे और खेती ही इनका मुख्य व्यवसाय था, ठीक है। ये लोग गेहूँ, जौ, चावल यही सब का खेती करते थे, खजूर, यही सब का खेती इन लोगों को करना होता था। चूँकि देखिए इस समय में आपको हम पहले भी बताए कि लोहे का विकास हो गया, लोहे का यूज इन्होंने करना प्रारंभ कर दिया, तो खेती में इनको बहुत मदद मिली, ठीक है। जब लोहे का प्रयोग इन्होंने करना प्रारंभ किया खेती में, तो इनका उत्पादन बढ़ा तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा यानी अनाज इनको मिलना प्रारंभ हो गया, ठीक है। तो ये लाभ इनको लोहे से मिला, ठीक। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए ये लोग कौन कौन से चीज़ों का खेती करते थे, गेहूँ है, जौ है, खजूर है और अन्य फसलों की भी खेती किया करते थे। इस समय खेती का कार्य भी बहुत ही सहज हो गया था। उसके बाद क्योंकि इस समय के लोगों ने लोहे का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था, जिसके कारण लोहे के औजार बनाने से कृषि कार्य में तेज, यानी देखिए प्राचीन विश्व में कोई भी सभ्यता उभरा ना, उसमें खेती ही सबसे प्रमुख था और इस सभ्यता का भी वही अंश रहा है कि खेती इनका प्रमुख व्यवसाय रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए खेती के साथ साथ इन्होंने उद्योग धंधे भी किए। उद्योग धंधे में आप देखिएगा कपड़ा उद्योग, वस्त्र जिसको बोलते हैं ना वस्त्र उद्योग, फिर बर्तन उद्योग है, आभूषण उद्योग है, औजार उद्योग है। औजार चूँकि इस समय आप देखिएगा किसका बनने लगा, तो इस समय औजार जो है ना लोहे का भी बनना प्रारंभ हो गया। उसके बाद देखिए आभूषण में ये लोग सोना चांदी का भी आभूषण बनाते थे। उसके बर्तन में भी आप देखिएगा ये लोग क्या करते थे, तो कांसे के बर्तन का भी प्रयोग करते थे। कपड़ा ये लोग बनाते थे, तो ये कपड़े भी पहनते थे। तो ये तमाम चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा और इस उद्योग का भी फलना फूलना इस समय काफ़ी हुआ था। ये चीज़ हो गया आपका आर्थिक स्थिति में। आर्थिक स्थिति में एक चीज़ और लिख दीजिए, आप एक नोट डाउन कर लीजिए, एक जगह पे कहीं पे पॉइंट लिखिए कि इस समय व्यापार व्यवसाय भी काफ़ी विकसित व्यवस्था में था या अवस्था में था। जिस तरह सुमेर की सभ्यता के समय व्यापार व्यवसाय अन्य देशों के साथ होती थी, ठीक वैसे ही इस समय भी व्यापार व्यवसाय अन्य देशों के साथ होती थी। व्यापार व्यवसाय जो है ना, वो सड़क और जहाज दोनों ही माध्यम से, यानी जल और थल दोनों ही माध्यम से होता था। और जल से जो होता था व्यापार व्यवसाय, उसमें नावों का प्रयोग या जहाज़ों का प्रयोग ये लोग करते थे और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य भी ये लोग करते थे, ठीक है। तो इतनी चीज़ व्यापार व्यवसाय में आपको ध्यान में रखनी है। ये हो गया पूरा का पूरा आर्थिक स्थिति। तो असीरिया की सभ्यता में जो मेन टॉपिक है ना, उसको हमने करा दिया है। आप इसको पूरा देख लीजिएगा। इसके नोट्स हम अभी तुरंत ही टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप वहाँ से ले लीजिए। पूरा का पूरा आपका खत्म हो गया यूनिट 1 का टॉपिक। जो बच्चे MDC पढ़े होंगे या जो MIC के रूप में इतिहास को लिए हैं ना,
MIC MDC के रूप में उनका ख़त्म हो गया यूनिट 1, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों ने MJC के रूप में इतिहास को लिया ना, उसको फारस की सभ्यता भी पढ़नी है। तो अगले वीडियो में हम लोग फारस की सभ्यता भी करा देंगे, जिसको आप देख लीजिएगा। उससे आपका पूरा का पूरा यूनिट ख़त्म हो जाएगा और इस तरह आप यूनिट 2 में प्रवेश कर जाइएगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। हमने थोड़ी स्पीड कर दी है, अब आपका समय भी ज़्यादा हम नहीं लेंगे और चीज़ों को स्पष्ट और जल्दी जल्दी आपका ख़त्म भी कर देंगे। अब रेगुलर वीडियो आपको मिलेगा, क्योंकि हम भी चाह रहे हैं कि आपको जल्द से जल्द आपका सिलेबस ख़त्म करा दें आपके एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। आप बने रहिएगा हमारे चैनल पर, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।